नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल। जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th स्टार्ट की थी। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली तमाम सारी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले नंबर पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम पृथ्वी को 3 भागों में क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांट करके पढ़ेंगे। जबकि दूसरे भाग में हम चट्टानों का अध्ययन करेंगे और चट्टानों के तीनों प्रकार का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक-एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बुक में आपको एक फैक्ट मिलेगा, उस फैक्ट को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक बार दोबारा आपको तैयार करना है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले है। ये दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका ये पूरा का पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अफ्रीका में ही यहाँ पर एक खान है जिसका नाम किम्बरले है। उस खदान का चित्र है और ये दुनिया की सबसे गहरी खदान है जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है, ये जो खान है किम्बरले किस लिए जानी जाती है, तो दुनिया में स्वर्ण के उत्पादन के लिए जानी जाती है। सोने का यहाँ पर उत्पादन होता है। प्रारंभ करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जिस तरह से प्याज होती है, प्याज को हम छीलते हैं तो कई उसकी परतें निकलती हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी को भी छीलने पर ऐसा हमको कुछ परतें प्राप्त होती हैं। इन परतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस बाहरी खोल को या बाहरी कवर को क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। बीच वाले इन दोनों खोलों को सम्मिलित रूप से हम प्रवार या मेंटल कहते हैं। इनको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसके अंदर पाए जाने वाले भागों को हम क्रोड या केंद्र कहते हैं और क्रोड को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अपर क्रोड, लोअर क्रोड या आउटर क्रोड, इनर क्रोड। ठीक है, तो इस तरह से इतने टुकड़े होते हैं। इनको यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। ये सबसे ऊपर वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट के बाद अपर मेंटल मिलेगा, लोअर मेंटल मिलेगा। ये आपका लोअर मेंटल हो गया, ये ग्रीन कलर से आपका अपर मेंटल हो गया। बीच में ट्रांजिशन जोन मिल रहा है। इस तरह के ट्रांजिशन जोन को हम आगे चल करके पढ़ेंगे जब हम पीसीएससी क्लासेस पढ़ेंगे ज्योग्राफी के लिए। वहां पर हम आपको बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की असंबद्धताएं, डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं। उन असंबद्धताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इधर आप देखेंगे मेंटल भी 2 भागों में बट गया है और मेंटल के बाद फिर अंदर जाएंगे तो डी लेयर मिलेगी और डी लेयर के बाद आउटर कोर और लोअर कोर या इनर कोर। ये तो इस तरह से है। इनको और आगे चलते हैं, एक-एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है हमारा भूपर्पटी या क्रस्ट का, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत तथा पतली परत होती है। यह महाद्वीपों में 35 किलोमीटर मोटी तथा समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर होती है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, महाद्वीपों में 35 किलोमीटर होती है और समुद्र जहाँ पर होता है वहाँ पर 5 किलोमीटर होती है। ये देख रहे हैं, ये क्रस्ट का हिस्सा है ये वाला, और ये जो क्रस्ट का हिस्सा है तो यहाँ पर आपको मोटा दिखाई दे रहा होगा और इधर जाएंगे आप यही क्रस्ट तो पतला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर समुद्र ने जगह ले ली है। जहाँ पर समुद्र होता है वहां पर क्रस्ट की मोटाई कम हो जाती है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होती है। और जहाँ पर समुद्र नहीं होता है, महाद्वीप होता है, जमीन होती है, वहां पर इसी क्रस्ट की मोटाई बढ़ जाती है और बढ़ करके कितनी हो जाती है, लगभग एवरेज अगर निकाला जाए तो 35 किलोमीटर के आसपास होता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बना होता है। जहां पर महाद्वीप होता है वहां पर सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। और जहां पर महासागर की परपटी होती है इन स्थानों पर, तो यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। तो भूपर्पटी के बारे में हमने जाना। भूपर्पटी के बाद अगला जो पोर्शन है वो प्रवार या मेंटल कहलाता है। यह परपटी के ठीक नीचे 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यह अर्ध तरल अवस्था में होता है और यहीं पर मैग्मा पाया जाता है। इसको भी ध्यान से देखेंगे हम। ये हिस्सा आपका क्रस्ट हो गया, ये हिस्सा क्रस्ट के बाद ये हिस्सा एक परत आपको ये दिखाई दे रही है डार्क कलर से, इसके बाद एक परत ये दिखाई दे रही है रेड, और ये लाइट रेड से, और इधर आप येलो कलर से देख रहे हैं। इन 4 परतों को ध्यान से देखना है। इन 4 परतों को सम्मिलित रूप से यहां से लेकर के यहां से यहां तक इसको मेंटल कहा जाता है। मेंटल में एक विशेष ध्यान देना है आपको कि इसको लोअर मेंटल कह सकते हैं निचले वाले को, और इसको अपर मेंटल कहेंगे। इन तीनों को मिला के अपर मेंटल कहेंगे और उसको लोअर मेंटल कहेंगे। अपर मेंटल की खास बात ये होती है कि अपर मेंटल के बीचों बीच एक परत पाई जाती है जिसको एस्थनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि डिटेल से आगे इस पर हम बात करेंगे।
आप इतना जान लीजिए कि एस्थनोस्फेयर वह परत होती है जहां पर ज्वालामुखी का निर्माण होता है, या मैग्मा का जो निर्माण होता है वो एस्थनोस्फेयर में ही होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, और ज्वालामुखी उद्गार ये आपका ऊपर वाला येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है क्रस्ट है, ये अपर मेंटल का हिस्सा है, और अपर मेंटल के अंदर यहाँ पर आपका एस्थनोस्फेयर है। एस्थनोस्फेयर से ही मैग्मा का निर्माण होता है और ये बाहर आता है। एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा गया है ये, कि जब अंदर भरा होता है पृथ्वी के अंदर वो तरल पदार्थ, तब उसको मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जब वो ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से बाहर आ जाता है तब उसको लावा कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लावा में मैग्मा में अंतर होता है। जनरली लड़के समझते हैं कि एक ही चीज होता है लावा और मैग्मा, तो ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है एस्थनोस्फेयर की लोकेशन को लेकर के। ये काफी चर्चित क्वेश्चन है कि एस्थनोस्फेयर कहाँ पर पाया जाता है, अपर मेंटल में, लोअर मेंटल में, अपर कोर में, लोअर कोर में, इस तरह करके आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने प्रवार या मेंटल के बारे में समझ लिया है, बेसिक सी जानकारी। इसके बाद केंद्र की बात करते हैं, क्रोड की। तो यह जो है निकिल और लोहे का बना होता है, इसीलिए इसको निफे के नाम से भी जाना जाता है। निकिल फेरस, फेरस माने लोहा, निकिल माने जान ही रहे हैं निकिल, और ये दोनों भारी धातुएं होती हैं। इस तरह की भारी धातुओं की वजह से बना होने की वजह से ये अपना यहाँ पर केंद्र में पाया जाता है, और यही कारण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय गुण होने का। अगला पोर्शन है चैप्टर का चट्टाने, रॉक्स। रॉक्स को समझने से पहले, रॉक्स के टाइप को समझने से पहले हम रॉक्स की डिफिनीशन समझ लेते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जनरली हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं। चित्र को देखने का प्रयास करते हैं और चित्र के माध्यम से हम पहले परिभाषा निकालते हैं, इसके बाद उसको टैली करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दो प्रकार की चीजें बनी हुई हैं। ये ऊपर एक चट्टान है जो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान है, एक चट्टान है, लिखा हुआ रॉक यहाँ पर। नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनमें मिनरल्स लिखा हुआ है, मिनरल्स, यानी ये 3 मिनरल्स हैं, और ऊपर आपकी चट्टान या रॉक है। चित्र के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि ये तमाम सारे मिनरल्स जब मिल जाते हैं तो एक रॉक का निर्माण होता है। तमाम सारे मिनरल्स जब मिलते हैं एक रॉक का निर्माण होता है। कैसे होता है देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्लैक स्पॉट। तो ये जो ब्लैक स्पॉट है वो किसकी वजह से बने हैं, हॉर्नब्लेंड। हॉर्नब्लेंड एक प्रकार का मिनरल होता है, ये जब मिक्स हो जाता है ये इन जगहों पर पाया जाता है। इसी तरह से फेल्सपार एक मिनरल होता है, खनिज होता है, और ये भी इस कलर का यहाँ पर पाया जा रहा है। बीच बीच में आप देख रहे हैं इस कलर का फेल्सपार पाया जा रहा है। क्वार्ट्ज एक प्रकार का मिनरल है, एक प्रकार का खनिज है, ये भी इन जगहों पर बीच बीच में आप देख रहे हैं पाया जा रहा है। यानी ये तीनों प्रकार की, ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वार्ट्ज ये मिल रहा है, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, ये क्वार्ट्ज सारा मिल रहा है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर आपको फेल्सपार मिल रहा है, थोड़ा लाइट कलर में है, और ब्लैक कलर में जो भी है आपको ये हॉर्नब्लेंड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कहने का मतलब है तीनों प्रकार की चीजें जब मिक्स हो गई, यानी कई प्रकार के मिनरल, यहाँ पर एक शब्द आपको ध्यान रखना है, कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के मिनरल, उनका कोई निश्चित संगठन नहीं हो रहा है, कोई निश्चित कंपोजिशन नहीं है कि वो किस मात्रा में मिलेंगे। जितनी मात्रा में आप चाहें मिला सकते हैं। आप चाहें तो हॉर्नब्लेंड को ज्यादा मिला सकते हैं, आप चाहें तो फेल्सपार को ज्यादा मिला सकते हैं, आप चाहें क्वार्ट्ज को ज्यादा मिला सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो दो शब्द आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कई प्रकार के मिनरल या दो से अधिक मिनरल या खनिज मिलते हैं और उनका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है, तो इस प्रकार से बनी चीजों को हम चट्टान या रॉक के नाम से जानते हैं। परिभाषा समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें चट्टान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के, हमने भी आपको बताया कि एक प्रकार के नहीं, विभिन्न प्रकार के खनिज मिल जाते हैं तो जो बनती है चट्टान उसको कहा जाता है रॉक। एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मुलायम व कठोर पदार्थ हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कठोर हो, चट्टान हो सकता है मुलायम हो। चट्टान कई प्रकार की हो सकती है, आप देखते हैं अपने घर में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी भी एक प्रकार की चट्टान ही होती है। भले ही चट्टान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जो कठोर हो, चट्टान कोई भी हो सकती है। आप घर में छुही का इस्तेमाल करते हैं, गेरू का इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजें एक प्रकार की चट्टानें ही होती हैं। तो चट्टान मुलायम भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है। और दो बातें ये डिफिनीशन में जरूर नहीं है यहाँ पर कि एक निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता, ये शब्द आप अलग से जोड़ लेंगे। इस प्रकार इस चीज को क्या कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि चट्टान में और खनिज की परिभाषा में कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए चलते हैं खनिजों की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक समरूप पदार्थ
एक समरूप पदार्थ आप देख रहे हैं कि फेल्सपार एक तरह का है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं, अलग-अलग प्रकार की चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी। चाहे आप हॉर्नब्लेंड को देख लें, ये एक ही प्रकार की चीज है। निश्चित आंतरिक संरचना, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एक निश्चित होता है, यानी हॉर्नब्लेंड कहीं पर भी पाया जाएगा वो इसी प्रकार का होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप रॉक देखेंगे ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट अभी आप दूसरी उठा कर देखेंगे तो जैसे यही एक डिजाइन जो बना हुआ है, तो ये भी एक प्रकार की ग्रेनाइट रॉक है। तो ग्रेनाइट रॉक आपको कई कलर में मिल जाएगी, कई डिजाइन में मिल जाएगी, लेकिन हॉर्नब्लेंड आप उठाकर देखेंगे तो आपको इसी डिजाइन का दिखाई देगा, चाहे जहां पर चले जाएं, क्योंकि उसका क्या होता है, एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसका केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो एक विशेष प्रकार का होता है। तो ये दो बातें ध्यान रखना कि समरूप होता है और निश्चित आंतरिक संरचना होती है। पृथ्वी का क्रस्ट में हजारों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इस तरह के जो खनिज है हजारों प्रकार के पाए जाते हैं हमारी क्रस्ट में, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से जो है 6 प्रकार के खनिज ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। इनमें से फेल्सपार, क्वार्ट्ज, फेल्सपार आपने देख ही लिया, क्वार्ट्ज भी आपने देख लिया। इसके अलावा पायरॉक्सिस, एम्फीबोल्स, अभ्रक एवं ओलिवियन भी प्रमुख हैं। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स की, यानी रॉक्स चट्टानों के प्रकारों की बात करते हैं। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कायांतरित को रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है और आग्नेय चट्टान को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। ये उनके एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पर, इग्नियस, ये सेडिमेंट्री है, ये और आपकी मेटामॉर्फिक। एक एक करके बात कर लेते हैं सबकी। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की, इग्नियस रॉक्स की। आग्नेय शब्द से समझ में आपको आ रहा होगा अग्नि, अग्नि की बात हो रही है, यानी जब द्रवित मैग्मा ठंडा होता है, ज्वालामुखी उद्गार होगा इस तरह से, जब ज्वालामुखी उद्गार इस तरह से होता है तो मैग्मा, ये जो बाहर आ रहा है वो मैग्मा है इस तरह का। ये जब ठंडा हो जाता है इस तरह से, अभी यहाँ पर गर्म दिखाई दे रहा है, और ये जब इस तरह का ठंडा हो जाएगा तो इसके ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक शैल भी कहा जाता है और उनको आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि अग्नि से निर्मित हुई हैं इसलिए इनको आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। तो ये अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से हम दूध को जमा देते हैं, यानी खोआ बना करके उसको जमाते हैं तो वो जम जाता है बर्फी की तरह, उसी तरह से ये ज्वालामुखी उद्गार होने के पश्चात जो मैग्मा बाहर आता है, और मैग्मा बाहर आने के बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने से जो चट्टानों का निर्माण होगा, इस प्रकार की चट्टानों को क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अंतर्भेदी शैल क्या होती है, इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती है। इस तरह से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ये जो पाइप है, इस पाइप के माध्यम से ये यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा ऐसे करके। जब मैग्मा बाहर आएगा तो होता ये कि कभी-कभी बीच में कुछ दरारें होती हैं, और उन दरारों में ये मैग्मा बाहर निकलने से पहले ही इन दरारों में चला जाता है और इन दरारों में भर जाता है। जब इन दरारों में भर जाता है, फिर लाखों सालों बाद क्या होता है कि इस जगह की जो जमीन है वो कट जाती है, और अक्षय अपरदन होने के बाद ये जो मैग्मा है वो बाहर हमको सतह पर दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से सतह पर दिखने वाली जो चट्टानें हैं उनको अंतर्भेदी शैल या इंट्रूसिव रॉक्स के नाम से जाना जाता है। इंट्रूसिव रॉक्स में खास बात ये होती है कि इनके दाने बड़े होते हैं, क्योंकि अंदर ही रह जाती है पृथ्वी के। जब अंदर रह जाती है तो धीरे-धीरे करके ठंडी होती है, और धीरे-धीरे ठंडे होने की वजह से इसमें दाने जो होते हैं ये बड़े-बड़े प्रकार के दाने होते हैं। तो इस तरह से ये बड़े दाने वाली चट्टानें होती हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें मुख्य जो एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक अंतर्भेदी शैल का उदाहरण बताइए। आपको बताना है ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट चट्टानें हैं सारी, ये भी ग्रेनाइट चट्टानों के प्रकार है, हमने पहले टॉपिक में भी आपको दिखाया था। ग्रेनाइट काफी महंगा होता है, और ग्रेनाइट चट्टानों का इस्तेमाल हम अपने घर की साज सज्जा में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं, इंट्रूसिव रॉक्स हैं। अगर हम बात करें एक्सट्रूसिव रॉक्स की या बहिर्वेदी शैल की, तो जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आ जाता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। आप देख रहे हैं, जब ये अंदर ही रह जाता है इसको इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाएगा, और जब ये बाहर आकर के जम जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाएगा। ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, अंदर ही जम गई हैं, और ये एक्सट्रूसिव यानी पृथ्वी के बाहर आने के बाद जम गई हैं। इनका एग्जाम्पल एक है बेसाल्ट। एक बात और ध्यान रखना, ये महीन दाने वाली होती है, इसमें आपको कुछ दाने कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, एकदम चिकना दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो बाहर आकर के चट्टान जम गई इसको बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चट्टानों में। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, बेसाल्ट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और बहिर्भेदी का उदाहरण है। एक और चर्चित प्रश्न ये है कि यही बेसाल्ट चट्टानों का टूटना होगा, टूट टूट करके चट्टानें बहेंगी और बह करके इस तरह से काली मृदा का निर्माण करती हैं। ये ब्लैक सॉइल आपकी किससे बनती है, तो बेसाल्ट लावा से के टूटने से, उसके अक्षय अपरदन होने से ही काली मृदा का निर्माण होता है। तो आपने आग्नेय चट्टानें जो है कंप्लीट कर ली हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों की, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री शब्द को समझना है। सेडिमेंट का मतलब होता है तलहटी पर बैठना। इस शब्द का मतलब होता है सेडिमेंट का तलहटी पर बैठ जाना। जब यहाँ से ये आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात मान लीजिए यहाँ पर आग्नेय चट्टानें बन गई। ये आग्नेय चट्टानें टूट टूट करके आएंगी और नदियों के माध्यम से किसी भी तरह से बह बह करके आएंगी समुद्र में। तो इस तरह से यहाँ पर डिपॉजिट इनके बन जाएंगे और इस तरह से परतदार, इन्हीं ध्यान रखना है, अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। तो इनकी कई सारी ऐसे करके परतें बन जाएंगी और इस तरह से बनी चट्टानों को ही अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहा जाता है। आपने यहाँ पर ध्यान दिया, शैलों के अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप बनी शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण को समझ लेते हैं। इन तीनों शब्दावलियों को ध्यान रखना है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। जब कोई चट्टान अपनी जगह पर टूट जाती है, उसमें दरार पड़ेगी, टूट जाएगी, उसको अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय को इंग्लिश में वेदरिंग कहा जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और जब टूट करके वो दूर बह जाएगी, यानी नदी के माध्यम से उसको बहा कर ले जाया गया है, जैसे यहाँ पर चट्टान टूट गई है, अभी पानी बह रहा है, अब पानी बह बह करके उसको बहा करके अपने साथ ले जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको इरोजन कहा जाएगा, अपर्दन कहा जाएगा। और बह करके जब जाएंगी और एक जगह पर बैठ जाएंगे, एक जगह पर रख जाएंगी, इसको क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है। सेडिमेंटेशन इसको कहा जाता है, ठीक है, वो तली पर बैठ जाती। ये तीन प्रकार की जब प्रक्रिया होती है तो सेडिमेंटेशन के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें बनती हैं, इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहा करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी परिभाषा नहीं है, इनकी परिभाषा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनके एग्जाम्पल्स से बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कांग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल, जिप्सम, लाइमस्टोन और फॉसिलफेरस। तो इनको एक एक करके थोड़ा सा और देख लेते हैं गौर से। ये कांग्लोमेरेट है। कांग्लोमेरेट में आप देख रहे होंगे आई हैं चीजें बह बह करके और इससे छोटी छोटी चीजें यहाँ पर इकट्ठा हो गई और जम करके एक नई चट्टान बन गई। सैंडस्टोन यानी बालू का पत्थर इसको कहा जाता है। शेल ये आपकी जिप्सम हो गई। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, इसको ध्यान रखना, अभी आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चूना पत्थर है। आते हैं आगे, तीसरे प्रकार की चट्टान की बात करते हैं। इसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतरित शब्द को समझना है ध्यान से। काया में अंतर कर लेना, काया में अंतर, काया का मतलब उसका शरीर जो है उसमें अंतर कर लेना, उसमें बदलाव कर लेना ही कायांतरित शैल है। इसको रूपांतरित शैल भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आग्नेय अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अवसादी चट्टान बन रही है लगातार। अवसादी चट्टान लगातार नीचे की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि उनको ऊपर लगातार अवसादी चट्टानों का बोझा पड़ता जा रहा है, परत बढ़ती जा रही है, तो लगातार नीचे की ओर जाएंगी। जब नीचे की ओर जाएंगे तो ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो नीचे आप जान रहे हैं मैग्मा है, पृथ्वी के नीचे मैग्मा है और मैग्मा में टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो टेम्परेचर नीचे से ऊपर की ओर पड़ेगा, ऊपर से नीचे उसके प्रेशर पड़ेगा। इस वजह से वो जो चट्टानें होती हैं बीच में अपने रूप को क्या कर लेती हैं? बदल लेती हैं और इस प्रकार से उनसे उनके बदले हुए रूप को क्या कहा जाता है? कायांतरित शैल कहा जाता है। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे अच्छी तरह से कि किस तरह से इग्नियस रॉक से ये काफी, ये इसमें बड़े बड़े दाने थे पहले, इसके ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है और नीचे से उसके टेम्परेचर पड़ रहा है, तो इस तरह से ये स्क्वीज हो गई है एकदम, इसको लगता है निचोड़ दिया गया है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है और इस प्रकार की चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान दे करके समझ लेना है। जैसे चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, हमने अभी आपको पीछे बताया ये चूना पत्थर है। लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन किस में बदल जाएगा? ये संगमरमर में बदल जाएगा। संगमरमर कहाँ पर? ये मार्बल है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है, स्लेट में बदल गई। एक एक करके अभी हम इनको भी देख लेते हैं गौर से। क्वार्टजाइट हो गया, इस तरह का होता है। ये सेल आपका है, ये मार्बल है। सर्पेंटाइन, सिस्ट, नीस, इनको बहुत ध्यान से देखना है। ये आगे चल करके अभी हम और इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जब पीसीएस की क्लासेस पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और हम ये सब चीजें भूल जाती हैं अक्सर, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। इन सारे एग्जांपल्स को स्क्रीनशॉट करके इनको रख लीजिएगा। तो यहीं पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इस वीडियो के बाद हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, अंतिम जो चैप्टर होगा इस क्लास का। इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, आपके आसपास छोटे बच्चे जो होंगे जो 6, 7, 8 में पढ़ते हों, उनको शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।